Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Good morning. Good afternoon to all of you. अच्छा, तो इनकम टैक्स में हम लोग एक्चुअली बात कर रहे थे रेसिडेंशियल स्टेटस पे, और उस पे भी अभी हम लोग इंडिविजुअल के बारे में ऑलमोस्ट सारा टॉपिक डिस्कशन कर लिए। अभी और भी कुछ पर्सन्स हैं जिनका रेसिडेंशियल स्टेटस जानना जरूरी है, जैसे कि HUF एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, इंडिविजुअल्स के बारे में और HUF के बारे में ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन कंपनी के बारे में भी जान लेंगे। कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनका भी रेजिडेंशियल स्टेटस का एक बेसिक नॉलेज दे दिया जाएगा। लेकिन पहले हम लोग आज HUF के बारे में जानेंगे। हाफ हाफ माने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसका एक मतलब भी मैंने समझाया था कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का सिंपल मतलब होता है कि जॉइंट फैमिली बिजनेस। ठीक है, हिंदू माने कोई धर्म जात का मैटर नहीं है इसमें। जो भी हमारे देश के कल्चर के साथ जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट में जो जॉइंट फैमिली चलता है, उस तरह का सारे फैमिली को इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर गवर्नमेंट काउंट करता है। सर, देश का कल्चर माने, अब यहाँ पर धार्मिक बात आ जाता है। ये सब बात मैं पहले भी क्लासेस में कर दिया था, लेकिन ज़्यादा कंट्रोवर्सी का मैटर नहीं है, समझने वाला बात है कि ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, इसके अंदर जैन, सिख, बुद्धिस्ट, इस तरह का जो भी जॉइंट फैमिली बिजनेस अगर है, ज़्यादातर केस में सिख एंड जैन फैमिली, ज़्यादातर केस में, क्योंकि सिख कम्युनिटी बहुत है हमारे देश में परसेंटेज में, मतलब एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट में चलता है, और जैन कम्युनिटी भी अच्छा खासा है। तो इनका जो भी जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट चलता है अलोंग विद दी हिंदू, ठीक है, सनातनी जो भी बोलो, तो ये जो जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट है, इनका कॉन्सेप्ट सिमिलर है। इसलिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है, इनके लिए सिमिलर गवर्नमेंट ने लागू करके रखा है, लेकिन इसके अंदर इस्लामिक कॉन्सेप्ट को लागू नहीं किया गया। क्यों? क्या मुस्लिम में जॉइंट फैमिली नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, हिंदुओं से ज्यादा होते हैं। नहीं, मैं जो देखा वही मैं बोल रहा हूँ, हिंदुओं से ज्यादा होते हैं। आजकल तो हिंदू में ज्यादातर हम लोग जो देखते हैं, उसमें ज्यादातर हमें माने न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा दिखता है। एक साथ रहने वाला लोगों का संख्या कम ही हो गया, भाई भाई एक रहता ही नहीं है। मुस्लिम में बहुत ज्यादा भाईचारा है, नो डाउट, मैं देखा हूँ जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट मुस्लिम में बहुत ज्यादा है, लेकिन कॉन्सेप्ट इज नॉट दैट। इसलिए नहीं है कि ये बात मैं कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट इज कि इस्लामिक लॉ में उन लोगों को कुछ पर्सनल लॉ का रिस्पेक्ट के कारण गवर्नमेंट ने उनको इसके बाहर रखा है। ठीक है, इसको लेके भी वाद विवाद है, पार्लियामेंट में बहुत बहस होता है। ठीक है, अब रिसेंटली एक यूनिवर्सल सिविल कोड के लेके बात चल रहा है, UCC को लेके, उसको लेके भी बहुत बहस चढ़ा हुआ है। जैसे UCC जो है वो इनकम टैक्स में डायरेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। UCC जो है वो बेसिकली पूरा देश में, जैसे उस दिन उत्तराखंड में ऑलरेडी, उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसको लागू किया परसों, तो इसको लेके भी वाद विवाद है। मैंने बेसिकली शादी ब्याह ये सब सोशल कंडीशंस को लेके एक सेम लॉ सबके लिए बनाना चाहता है। ये कंट्री का एक इच्छा है कि सबके लिए एक सेम लॉ हो जाए। ये इसके पीछे मेन रीजन ये है कि सबके लिए लॉ बराबर होना चाहिए। किसी का अगर हर कोई अपना अपना पर्सनल लॉ को फॉलो करता जाएगा, तो देश कहीं ना कहीं सामाजिक सिस्टम में पीछे होता जाए। इसलिए गवर्नमेंट चाहता है कि एक लॉ सबके लिए इक्वल लागू हो, जो सही है, और पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए भी बहुत जरूरी है ना। मैंने, क्योंकि हमारे धार्मिक किताब में लिखा है, कहीं पर किसी ने कभी बोल दिया कि 4 शादी अलाउड है, 5 शादी अलाउड है, तो लोग शादी पे शादी करे जा रहे हैं, और इतना शादी का भी जरूरत नहीं है, वो जमाना चला गया। ठीक है, हमारे देश में पॉपुलेशन का बाढ़ आ चुका है, इसको कम करना चाहिए। अब शादी के नाम पे एक एक बीवी के साथ एक एक बच्चा भी कर लेगा, भी बहुत हो जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही चिंताजनक बात हो जाएगा इंडिया जैसा कंट्री के लिए। इसलिए गवर्नमेंट चाहते हैं कि थोड़ा रोक लगाया जाए, और सबको वो चीज फॉलो, ये सबको मानना चाहिए। हर बात में धार्मिक किताब में, धार्मिक किताब ठीक है, करंट कंडीशंस को भी तो देखना चाहिए। जो भी हो, हिंदू अनडिवाइडेड सर फैमिली। चाइना ने रूल लगाया हुआ था। हाँ, जो चाइना रिसेंटली रूल को तो ये भी किया, मैंने, क्या बोलते हैं उसको, विड्रॉल कर लिया। एक बच्चा वाला कुछ वन था चाइल्ड उसमें। पॉलिसी चाइना में था, तो हाँ। वन चाइल्ड हाँ। पॉलिसी चाइना में काफी पहले कर दिया था। इंडिया में भी लागू करना चाहिए, अगर मोदी फिर से आते हैं, मोदी जी, ठीक है, तो मैं तो बोलूंगा ये पॉलिसी सबसे पहले लागू करें, सबसे पहले लागू करें। क्यों? और मेरे को लगता है करेगा, चांसेस इज वेरी हाई। वन चाइल्ड पॉलिसी सिटी के लोग समझ गए हैं, बट गांव साइड में, छोटे शहर में लोग अभी भी नहीं समझते, क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बच्चे को ठीक से पढ़ा लिखा नहीं सकता, खाना नहीं खिला सकता, एक फैमिली में 4 4 5 5 बच्चा, 6 6 7 7 बच्चा,
ठीक है। ऊपर से हम गरीब हैं, हमको ये सुविधा दो, हमको वो सुविधा दो। अरे भाई, तुम जब गरीब थे तो तुमको 4 बच्चे पैदा करने कौन बोला था? कौन बोला था? कुछ बोलो। नहीं, भगवान का दिया हुआ है, अल्लाह का दिया हुआ है ना, जो भी हो। ये ऐसा नहीं है, सब तुम्हारा दिया हुआ है, इसमें तुम्हारा ही काम था। भगवान अल्लाह का नाम को जोड़ के फालतू में चीजों को बर्बाद करते हैं, और उसके बाद बोलते हैं देखो हम कितना गरीब है। देश का पिक्चर क्या होता है? गरीब हो जाते हैं, और बस 4 बच्चे को प्रॉपरली पढ़ा नहीं सकते। अच्छा, 4 बच्चे का नौकरी का चिंता भी गवर्नमेंट के ऊपर है। चिंता देखो, वो जो 4-4 5-5 बच्चा जो हो गया है, गलती छोड़ो, पुराने लोगों का जो हो चुका है वो चलो, वो तो हो गया, ठीक है। लेकिन अब नया तरीके से ना प्रॉब्लम ना और बढ़ा सके, है ना, तो नया प्रॉब्लम को कम करना चाहिए। तो जो भी हो, गवर्नमेंट ये सब कोशिश कर रहा है। चाइना को वन साइड पॉलिसी, रिसेंटली चाइना विड्रॉल भी किया, क्योंकि चाइना में ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ जा रहा है, इसलिए उसने विड्रॉल कर लिया। वन चाइल्ड पॉलिसी का मतलब समझते हो? एक ही बच्चा लेना है। अगर कोई दूसरा बच्चा ले लेता है तो सरकारी कोई सुविधा उनको नहीं मिलेगा। इवन उनके नाम पे आधार कार्ड, जैसे हमारे देश में होते सिटीजनशिप कार्ड, जो भी जहाँ पर हो, या फिर राशन सिस्टम, किसी भी तरह का सुविधा नहीं मिलेगा। जॉब तो बहुत दूर की बात है। अपना माँ बाप अपना समझे। हाँ, हाँ, जानी ना। यूरोप पे कंट्रोल्ड, यूरोप काफी एजुकेटेड है अभी। यूरोप में कंट्रोल्ड है उनके, उनका तो उल्टा प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन नहीं है। रशिया रशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है, उसका पॉपुलेशन सिर्फ 14 करोड़ है, और हमारे बंगाल का पॉपुलेशन 10 करोड़ है। बिहार का पॉपुलेशन 12 करोड़ है। उत्तर प्रदेश 22 करोड़ है। और रशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री, इंडिया जैसा 4 कंट्री घुस जाएगा रशिया के अंदर साइज में। ओनली पॉपुलेशन इज 14 करोड़। लोग ही नहीं है काम करने का। रशिया का सिर्फ पॉपुलेशन 14 करोड़, जस्ट इमेजिन क्या हालत है उसका। ये चिंता है उसका, काम करने के लिए लोग नहीं है इसीलिए तो इकोनॉमी डे बाई डे डिटोरिएट हो रहा है। वर्किंग क्लास नहीं, वर्किंग लोग नहीं है। पुतिन का चिंता तो यही है। समझ रहे हो? दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है, बैलेंस करके चलना चाहिए, बैलेंस करके चलना चाहिए। जो भी हो, चलो टैक्स में ध्यान देते हैं। नहीं तो ये सब इकोनॉमी का बात करोगे, मैं तो चुप नहीं रहता हूँ और चालू हो जाता हूँ। सर खुद ही बात उठाते हो और खुद ही चिढ़ जाते हो खुद पे। हाँ सर, वो तो है। हाँ? अच्छा, तो रेसिडेंशियल स्टेटस में हम लोग आज पढ़ेंगे सर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में बात करेंगे आज। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में। तो चलो कुछ क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन कराते कराते समझाते हैं। वैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में क्या बात करना है, इनका रेसिडेंशियल स्टेटस। हाँ बोलो सर, कोई स्क्रीन शेयर नहीं है। अच्छा, सॉरी। देखो, एचयूएफ का आरओआर, आरनॉर है, नॉन रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट, इसमें बात करना है। ठीक है, इसमें बात करना है। तो मैंने बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि एक एचयूएफ, इसका जो, हाँ कोई कुछ बोल रहे हो क्या? बोलो सर। एनीवन? অভিজিৎ কিছু বলছিস? মাইক্রোফোন অন আছে। ना सर। আচ্ছা ঠিক আছে। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या चलता है, उसका कर्ता होता है। क्या होता है? कर्ता। कर्ता माने हेड ऑफ द फैमिली। सर कर्ता, ये तो हिंदी हो गया? नहीं, दिस इज नॉट हिंदी, इवन बंगाली में भी हम लोग कर्ता बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ड बहुत चलता है बंगाल में, कि आजकल लोग बोलता नहीं है, पुराना लोग बोलते हैं। हाँ, 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 इसे संस्कृत है एक्चुअली। तो घर पे जाके जैसे मानोगे कि कत्ता कुत्ता है, इस काइंड ऑफ बात आजकल उतना नहीं होता है। पुराने लोग बहुत बोलते थे, इवन माँ पापा के जमाने के लोग जो है अभी भी बोलते हैं कि कर्ता कुत्ता है। कर्ता माने बेसिकली हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो कर्ता संस्कृत वर्ड है जो हेड ऑफ द फैमिली को दर्शाता है, हेड ऑफ द फैमिली को दर्शाता है। तो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मानो किसी का एक स्वीट शॉप है। जैसे ऐसे स्वीट शॉप बहुत दिखते हैं कोलकाता में, जॉइंट फैमिली वाला। या फिर कैसे पता लगता है जॉइंट फैमिली बिजनेस है? अगर दुकान के नाम के साथ एंड सन्स, ग्रैंड सन्स, एंड डॉटर्स, सर दिखा है कभी एंड डॉटर्स?
ये पंजाब में बहुत है। हाँ, ये एक्चुअली रिसेंटली ये कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है एक सिख फैमिली ने। 2016-17 का बात होगा। उन्होंने बोला एंड सन्स तो बहुत हुआ, अब मेरा बेटी लोग की बिजनेस संभालेगा, तो उसने एंड डॉटर्स। ठीक है। तो एंड डॉटर्स ऐसे कम दिखता है बट है, मतलब कोई अगर एंड डॉटर्स कर भी देता है तो इसको भी सेम टू सेम हम लोग एंड ब्रदर्स भी। हाँ, एंड ब्रदर्स ये सभी जॉइंट फैमिली बिजनेस का ही कॉन्सेप्ट है। जब भी कोई एंड ब्रदर्स बोल के लिखता है, एंड सन्स एंड ग्रैंड सन्स एंड डॉटर्स ग्रैंड डॉटर्स ऐसे करके लिखता है, समझ जाना कि वो जॉइंट फैमिली बिजनेस है। तभी ऐसा जैसे कि एक बहुत पॉपुलर कंपनी है, बिजनेस है कोलकाता में, नाम बोलने से समझ जाओगे, सबको यूज करेगा। अभी कुछ दिन बाद बारिश आएगा, सबके छात्र सब केसी पॉल एंड सन्स। केसी पॉल एंड, ये बंगाल में बड़ा फेमस है, कोलकाता में बहुत अच्छा ब्रांड है। इवन ये ईस्ट इंडिया में पूरा चलता है, केसी पॉल का छाता। ठीक है, केसी पालेर छाता ऐसा करके टीवी में ऐड आता है। शीत ग्रीष्म वर्षा केसी पालेर छाता ही वर्षा। इसका और एक इसका एक सब्स्टिट्यूट कंपनी है, महिंद्रा दत्ता एंड सन्स। कहाँ मिलेगा? कॉलेज स्ट्रीट में जाओ, सियालदा से निकलो, कॉलेज स्ट्रीट की तरफ चलो, तुमको चारों तरफ केसी पॉल का अलग अलग दुकान दिखेगा, केसी पॉल का और महिंद्रा दत्ता का। ठीक है, कॉलेज स्ट्रीट वालों में मेन है। कॉलेज स्ट्रीट मेन है आपको, वहां पर तुमको एक दुकान नहीं, कम से कम 5-7 दुकान मिलेगा। 5-7 दुकान का क्या मतलब है? सब अलग अलग भाई लोग हैं, इसलिए। ठीक है, मैं आपको आइडिया के लिए बोला कि एचयूएफ बिजनेस कैसे देखने में होता है और कैसे पता कर सकते हो। तो एचयूएफ बिजनेस जब भी दिख जाए, जैसे मानो कि केसी पॉल एंड सन्स, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए रहा हूं, ठीक है, मुझे कोई केसी पॉल के भी डिटेल्स में अंदर नहीं जाना है। केसी पॉल एंड सन्स ये छाता बनाता है, बिजनेस करता है। मानो कि ये लोग, मुझे पता नहीं है कितना लोग हैं इनके घर में, भाई कितना है, बट मानो ये लोग 4 भाई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो 4 भाई में से चारों भाई तो बिजनेस का हेड नहीं हो सकता, किसी एक को कैप्टन होना पड़ता है। सर जरूरी नहीं कि बड़ा ही हो, नॉट नेसेसरी। हो सकता है बड़ा भाई का हेल्थ अच्छा नहीं है तो मझला भाई हो सकता है, माने मेजो। हो सकता है कि तीसरा वाला भाई हो सकता है सेजो, এরকম বলে तो बांग्लादेश। हाँ, नौ नूतन एरकम करे बोले पुणे, ऐसे बहुत सारा टर्म यूज होता है। ये बंगाली में बोलते हैं, छोड़ो यार, जिनको बंगाली समझ में नहीं आता वो लोग बोलेगा क्या बोल रहे हैं। ठीक है। मेरे मामा घर में जॉइंट फैमिली है, हम लोग ऐसे बड़ों में जो सेजो तो ठीक है, छोटो भी ठीक है, उसके बाद कोई आ जाएगा तो नूतन। ठीक है, फिर आ जाएगा कोने, फिर बोलेगा, इसके बाद कौन आएगा ना, लाल, फिर नील, कि फिर फूल, क्या क्या जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे मेरे मामा घर में जॉइंट फैमिली मिला के 11 मामा है, एक माँ का नहीं बाबा, 3 माँ का मिला के। ठीक है, मैंने 3 दादाजी का मिला के, लेकिन जॉइंट में है तो 11 मामा का, सबका शादी हुआ तो मामी लोग आए। ठीक है, तो बड़ा मजा, छोटा जॉइंट फैमिली में तुम ऐसे नहीं बोल सकते मेरा दादा का जो है उसी को मैं बोलूंगा, तो जॉइंट फैमिली है, तो जो फैमिली का बड़ा है उसी को बड़ा मानते हैं। फिर बड़ा मजा ऐसा करके जाते हैं, तो बड़ों में जो से जो छोटो ठीक है, उसके बाद क्या नाम देंगे। ठीक है, तो नाम को लेके मुश्किल, फिर जिसको जो भी इच्छा होता था इस तरह सर से वन नाम टू कर। थ्री फोर कर दीजिए ना, लास्ट वो वाले से 1 2 3 4 डाल। 1 2 3 4 करने बोल रहे हैं, उससे क्या है ना, वो प्यार मोहब्बत नहीं आता है। जब भी हो, चलो ठीक है, समझ गए ना। अब मानो कि 4 भाई है, अब 4 भाई में से मानो, जो मैं मान के चलता हूँ जो बड़ा भाई है वही फैमिली का जो बड़ा है वो करता है। तो एचयूएफ में क्या चीज देखा जाता है कि जो फैमिली का बड़ा है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट किया जाता है। उसका रेसिडेंशियल स्टेटस जो होगा, उस पर्टिकुलर बिजनेस का रेसिडेंशियल स्टेटस भी वही हो। लेकिन एक इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस जैसे काउंट होता है, एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस वैसे काउंट नहीं होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन पहले आपको दिखा देता हूँ क्या लिखता है। एचयूएफ वुड बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया। अगर लिखने এখন लिखता হবে আমি লেখাচ্ছি, कोई एचयूएफ इंडिया में रेसिडेंट है या नहीं है, इसका सिंपल मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर बिजनेस का, एचयूएफ क्या है, एचयूएफ माने एक बिजनेस है रे बाबा। ठीक है, एचयूएफ माने एक जॉइंट फैमिली बिजनेस। तो जॉइंट फैमिली बिजनेस का कंट्रोलिंग कहां से होता है? अगर कंट्रोलिंग इंडिया से होता है, आधा या पूरा, आधा या पूरा,
तो फिर वो इंडिया का रेसिडेंट हो जाएगा। अगर आधा आधा भी कंट्रोल इंडिया में है तो रेसिडेंट, पूरा कंट्रोल है तो रेसिडेंट तो है ही। इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स इज सिचुएटेड होनली आउटसाइड इंडिया, तो वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है। If the HUF is resident, then the satisfaction of otherwise the additional condition by कर्ता would determine whether HUF is R or R. मतलब यहीं पर खेल है। मैं लास्ट दिन आप लोगों को ये वाला सिखाया था, याद है ना, कि किसी इंडिविजुअल का एडिशनल कंडीशंस क्या होता है ROR होने के लिए। 730 days in 7 years, 7 previous years, और 10 years के अंदर 2 previous year उसको रेसिडेंट होना पड़ेगा, तो जाके वो क्या कहलाता है, ROR कहलाता है। तो कर्ता का अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो HUF ROR है। ट्विस्ट को समझो। रेसिडेंट, एक HUF रेसिडेंट होगा कि नहीं होगा उसके लिए ये सब लागू नहीं होता है। HUF का रेसिडेंट डिपेंड करता है कि बिजनेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पर है। लेकिन HUF ROR है कि आर नॉर है, ये डिपेंड करता है कर्ता का एडिशनल कंडीशंस पे। अगर कर्ता 730 दिन 7 साल में इंडिया में है, या फिर लास्ट 10 साल में 2 बार इंडिया का रेसिडेंट है, तो HUF ROR हो जाएगा। और अगर इन दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होता है या कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, तो HUF आर नॉर हो जाएगा। ये है कहानी। सबको बात समझ में आ रहा है सर? हेलो, अरे बोलो सर। हाँ सर। हाँ सर। समझ में आ रहा है ना? ये ये हाँ है सर। ये है इस खेल का मेन झमेला। अब चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन को करते हुए चीजों को समझते हैं। एग्जाम्पल लिख दो, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। इसमें लिखना एग्जाम्पल, एक्स एंड सन्स। मिस्टर एक्स Mr. X is a karta of HUF. Mr. X is a karta of HUF. Normally reside in United States of America. ठीक है? Calculate the residential status of HUF in the following situation. In the following situation. ठीक है? केस वन, केस वन में लिखो, मिस्टर एक्स came to India. Mr. X came to India 100 days every year. 100 days every year since 2014.
सिंस 2013-14 2013-14 ऐसे लिखो। 2013 केस 1, केस 2 Mr. X came to India for 110 days every year since 2013-14. चौबीस 25 14 ठीक है। और एक केस लिखो, और एक केस लिखो। केस 3 Mr. X came to India for 50 days every year in the last 4 years, and before that 200 days every year. 200 days every year. Mr. X came to India for 50 days every year in the last 4 years, and before that 200 days every year. ठीक है, हम लोग का प्रीवियस ईयर क्या रहेगा? 24-25 है ना? तो 24-25 के पिछले 4 साल में 50 दिन करके, ठीक है। एग्जाम जब देंगे 23-24 प्रीवियस ईयर, 23-24 प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर 24-25। अच्छा, तो प्रीवियस ईयर 23-24, प्रीवियस ईयर 23-24 के पिछले 4 साल में 50 दिन, और उसके पिछले जितना भी साल है 200 दिन करके आया। समझ में आया ना बात? तो आपको बस कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर 23-20। तेईस 24 कैलकुलेट 23-24 6 2014 थे 24 3 थे 23-24 23-24 इसके बाद 10 साल का डिफरेंस करेंगे, 10 साल का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 फिर एक छोटा सा चेंज करो, ज्यादा कुछ नहीं। ये जो सिंस 13-14 है ना, ये 13-14 को आप लोग ना 12-13, इसको 12-13 कर दो। यही मैं थोड़ा कैलकुलेट कर रहा था, इसको आप 12-13 कर, ठीक है। 2012-13 यहाँ पर भी, यहाँ पर जरूरी नहीं है, ठीक है। 12-13 का डेट है और 23-24 का हमें प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन कर लिया सब लोग चेंज। बोलो सर, जो लोग ऑनलाइन में हो, अभिजीत, विक्रम, दर्श, प्रिया। हाँ सर। ठीक है, थोड़ा चेंज करो उसको, 12-13 करो, बस इतना सा करो। अच्छा, अब कैलकुलेट कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको
जो मैं कॉन्सेप्ट अभी कुछ देर पहले समझा रहा था, उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस में इसका आंसर करना है। तो आंसर क्या होगा, मैं आंसर के अंदर ही लिखा रहा हूँ आपको। ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 है सर। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF जो होता है वो सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 का कहानी है। जैसे नॉर्मल इंडिविजुअल का कहानी सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में बोला जाता है, और HUF का कहानी सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखोगे, एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 2। HUF is treated as resident if control and management of HUF is wholly or partly in India, है ना। अगर किसी HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इंडिया से होता है तो हम उसे क्या कहते हैं सर, केवल बने रेसिडेंट बोल, ठीक है, हम उसे रेसिडेंट बोलेंगे। तो अभी केस ए, केस बी, केस सी करके अलग अलग केस है, हर केस को अलग अलग करके सॉल्व करना। तो केस ए, केस ए में करो, इन द गिवन प्रॉब्लम मिस्टर एक्स citizen of India एक्स एंड सन मिस्टर एक्स इज द कर्ता ऑफ HUF नॉर्मली रिसाइड इन यूएसए, कैलकुलेट द रेजिडेंशियल से। तो बेसिकली इंडिया का सिटीजन तो है, बाहर रहता है, ठीक है, बिजनेस के पर्पस में या कभी कभी देश में विजिट करते हैं। ऐसे बहुत लोग मिल जाएगा आपको जिनका फॉरेन में, सॉल्ट लेक में तो बहुत सारे लोग फॉरेन में ही रहते हैं, है ना, घर क्या टेकर के हाथ में होते हैं ज्यादातर केस में सॉल्ट लेक में ऐसे ही देखने को मिलता है। इन द गिवन प्रॉब्लम मिस्टर एक्स सिटीजन ऑफ इंडिया come to India for come to India for 100 days, come to India for 100 days every year, ठीक है, come to India for 100 days every year। अच्छा, इस चीज से क्या समझ में आता है, अगर कोई बंदा हर साल 100 दिन करके इंडिया में होता है तो उसका बिजनेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली इंडिया से होता है। बोलो सर, सिंपल। अगर कोई बंदा फॉरेन में रहता है नॉर्मली, लेकिन वो हर साल इंडिया में 100 दिन करके रहता है और इंडिया में उसका HUF चलता है, माने बिजनेस भी चलता है, तो इससे क्या ये बात नहीं तय होता है कि बिजनेस का कंट्रोल पूरा नहीं, आधा तो चलता है इंडिया से कंट्रोल, बोला जा सकता है ना। तो यस है सर। ना, थैंक यू सर। बस इसी चीज के ऊपर बेस करके आपका इसका ही आंसर होगा। तो फॉर 100 days एवरी ईयर, सो द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट is partly from India, partly from India, ठीक है। तो अगर पार्टली फ्रॉम इंडिया हुआ तो HUF रेसिडेंट हुआ, हाँ सर, अगर कंट्रोल पार्टली फ्रॉम इंडिया हुआ तो HUF रेसिडेंट हुआ। ये बात समझ में आया, प्रूव हुआ ना, ये सब प्रूवमेंट है, आपको रूल पता होना चाहिए और प्रूव करना है। टैक्स क्या है, लॉ है, लॉ के बेसिस में प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है। थ्योरम पढ़े थे ना बचपन में मैथ्स में, A इक्वल्स टू बी है, B इक्वल्स टू सी है, तो C इक्वल्स टू D होगा कि नहीं होगा, प्रूव करना पड़ता था। ये उसी तरह का चीज है, वहां पर तुम डंडी को प्रूव करते थे, यहाँ पर तुम्हें इंसान का रेसिडेंशियल स्टेटस प्रूव करना है, बिजनेस का करना। वहां डंडी प्रूव करना पड़ता था, डंडी समझते थे ना, ऐसे एक ट्रायंगुलर होता था, अगर ये इक्वल्स टू बी है, बी इक्वल अनइक्वल्स टू सी है, तो फिर
पता नहीं, भूल गया मैं। मेरे को तो एकदम समझ में नहीं आता था सर बचपन में, सीरियसली इतना मेरा हालत खराब हो जाता था। हैं? भालो पाल ले भालो। मैं तो मैम के सहारे होता था मेरा। ठीक है, मैम का मैथ्स बहुत ही अच्छा था, तो पता ही लग जाता है आप लोगों को। हाँ, मैम कैसे मैथ्स होने के, हाँ बीकॉम कॉलेज, कॉलेज है। तो मैं तो सारा चीज जो भी मेरे से मैथ्स नहीं होता था, मैं सारा दिन मैम के पास, अरे यार समझा दे, यार समझा दे। तो इवन मेरा कॉलेज का, एमबीए का, सीए का जितना मैथ्स है सब मैम से ही मैंने सीखा। इवन हम लोग एक कोचिंग में पढ़ते थे फाउंडेशन के टाइम पे, तो जो टीचर होते थे उनसे पहले मैम का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। तो फिर मैम एक दिन, सर जो सर थे, सर बहुत अच्छा थे, सर बहुत अच्छा पढ़ाता था, मैथ्स बहुत अच्छा कराता था। तो सर मुझसे, अरे भाई इसको सब आता है, कल से मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। तो फिर ऐसा होता था कि जब भी मैथ्स का कोचिंग चलता था, मैथ्स का क्लास होता था, तो सारा स्टूडेंट सर के पूछने से बजाय मैम को पूछता था, बोले हाँ हाँ यही करो, मेरा काम सॉल्व हो जाए। सर मैम को बहुत प्यार करते थे इसके कारण, क्योंकि मैम का मैथ्स इतना स्ट्रांग था। इवन सर भी जिस तरह से बैक कैलकुलेशन करते थे, मैम भी उसी तरह से करते थे। मतलब हम लोग का जो सर थे वो जैसे कैलकुलेशन करता था, मैम उसी तरह से करता था, सेम टू सेम प्रोसेस में। तो एक्चुअली मैम का साइंस था। ठीक है, मैम साइंस ग्रेजुएट है, इसलिए मैम मैथ्स में इतने अच्छे थे। बाद में मैम सीए में आए, ये मेन रीजन है ऑब्वियसली। बट साइंस बैकग्राउंड होने से भी नहीं होता है, एक होता है कि वो एक इच्छा भी होना चाहिए तुमको। बचपन में मैं जब देखता था ना, मैम पढ़ते थे, सारा दिन कुछ नहीं, गाना चलता था, मैम का पढ़ाई का सिस्टम था, गाना चलता था। उस टाइम पे टीवी में ही गाना होता था, एक तरफ गाना चल रहा है और मैम का बस कॉपी में वो मैथ्स करे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अरे हो रहा है। कोचिंग में जितना मैम जिस कोचिंग में पढ़ता था, वो केजी का खाता मिलता है ना, तो ऐसा उनका पापा, हाँ केजी दर में जो खाता मिलता है, दिस्ता खाता, हाँ दिस्ता खाता भर भर के सिर्फ मैथ्स है। जब कुछ साल पहले जब घर साफ हो रहा था, तो आंटी फोन किया, मतलब मैं आज भी मतलब आंटी बोलता हूँ, काकी माँ बोलता हूँ। तो बोल रही कि खाता का क्या करें। इतना खाता, मतलब पूरा वो तकिया के नीचे, इसके नीचे वो बेड होता है ना, बेड के नीचे सिर्फ मैम का मैथ्स का खाता। मतलब मैम का मैथ्स का ऐसा शौक था, सारा दिन बैठे बैठे मैथ करता। और कोई भी स्टूडेंट, इवन हम लोग का जो भी दोस्त लोग बाद में मानो साइंस लेके कुछ भी पढ़ने गया है, इंजीनियरिंग, बीटेक, एमटेक, जो भी जो किया है, उसका जब भी कुछ प्रॉब्लम होता था मैम को ही फोन करता था। और मैम का नंबर सबके पास होता नहीं, क्योंकि मैम सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है। आप कभी मैम का फेसबुक वगैरह कुछ नहीं देख पाओगे, मैम को ये सब चीजें अच्छा नहीं लगता। तो सब मेरे को फोन करते हैं, भाई पायल का नंबर देना। हाँ, ठीक है, कुछ साल पहले तक भी, हाँ भाई पायल का नंबर देना, भाई क्या करेगा, काम बता पहले। तो फिर बोलता था कुछ नहीं, मैथ सीखने जाना है। ऐसा हालत है। चलो लिखो, so for 100 days every year, so the control and management is partly from India. ठीक है, so in this case HUF is resident in India. ठीक है, further we have to verify, वेरीफाई बनन क्या है, VERI ना ठीक है लिखे, VERI, we have to verify whether HUF is ROR और R नॉट, है ना, R नॉट। ठीक है, इफ दी करता, मैं एक्चुअली यहाँ पे प्रोविजंस लिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ, प्रोविजंस लिखा रहा हूँ, फिर मैं आंसर को बता दूंगा। इफ दी कर्ता ऑफ ईच, इफ दी कर्ता, धर्ता, विधाता, इफ दी कर्ता ऑफ ईच माने हेड ऑफ द फैमिली। सर सर एग्जाम में क्या लिखे, कर्ता लिखे कि हेड ऑफ द फैमिली लिखे? सर यूज द वर्ड कर्ता,
क्योंकि इनकम टैक्स यही वर्ड यूज करता है। अगर आप हेड ऑफ द फैमिली लिखोगे इट्स नॉट रॉन्ग, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर्ता वर्ड को यूज करता है, तो अगर आप यही लिखो तो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ क्या लिखता है। कंट्रोल मैनेजमेंट, इधर कर्ता, देख रहे हैं? ये एक्ट में ही लिखा हुआ है, तो आप इसको यूज करें। सो कर्ता ऑफ HUF satisfy both the condition under section 6 subsection 6. Then HUF is RO and otherwise are not. Otherwise are now. अब देखना क्या है, कर्ता का वो 730 दिन का खेल देखना है। मैंने आर का केस क्या है, 730 दिन, और इसका तो इसमें क्या रूल है, कंडीशन ए, मैंने दो कंडीशन है। तो कंडीशन ए क्या है, मैं फिर से एक बार इस क्वेश्चन में लिखा देता हूँ, इसलिए क्योंकि आप लोग जब बाद में क्वेश्चन रिवाइज करो तो आपको इजीली समझ में आ जाए कि क्या खेल हुआ है। ऐसे तो आपको पता लगे क्या। हाँ, যেটা তোর প্রিভিয়াস ইয়ার, ওই প্রিভিয়াস ইয়ার থেকে পেছন দিকে 7 বছর যেরকম শিখিয়েছিলাম, হ্যাঁ যতদিন পর্যন্ত আছে ওইটাকে হিসেবে না। মানে मेरा प्रीवियस ईयर क्या है 23-24, तुम 23-24 से पीछे आओ, 7 साल 10 साल पीछे। तुम्हारा रूल क्या है, 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना है, और 10 साल में 7 साल में 730 दिन रहना है। अगर फुलफिल करता है तो ROR कहना ही है, अगर नहीं करता है तो RNR में डालना है। इतना सा काम है। तो कंडीशन लिखो, रेसिडेंट इन 2 out of 10 previous year, immediately preceding the previous year। जिस प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशंस कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर का एग्जैक्टली पिछले पिछले साल में 2 out of 10 प्रीवियस ईयर, उसके पिछले 10 साल में 2 बार। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर हमारे केस में क्या है 23-24, है ना। कंडीशन बी कहता है प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 730 डेज, 730 दिन इन 7 previous year, immediately preceding the previous year, immediately preceding the previous year 23-24। in this case मैं प्रोविजंस लिखा है फॉर योर रिमेम्बरिंग पर्पस। अब ये ना समझे कि एग्जाम में आपको इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, एग्जाम में आपको इतना बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस कैलकुलेशन करके दिखाना है और बताना है कि फुलफिल नहीं कर रहा है इसलिए नॉन रेसिडेंट, इतना लिखने से ही हो जाएगा। एक तो लिखे देखाने बाद पूरा ना लिख लो हमें। ठीक है, मैंने बेसिकली जस्ट मेन पॉइंट को बता देना कि इतना दिन होना चाहिए, वो इतना दिन रहेगा तो ही हो जाएगा। एग्जाम में आपको इतना बड़ा नहीं लिखना। ये तो मैं प्रोविजंस को इसलिए लिखा है ताकि आप जब बाद में इसको रिवाइज करो तो आप पढ़ के समझ जाओ, नहीं तो क्या होगा आप बाद में पढ़ोगे लेकिन समझोगे नहीं। मानो 1 महीना बाद कॉपी खोल रहे हो, अरे क्या बता रहे हैं, क्या हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, ऐसा ही होता है। लेकिन अगर पूरा लिखा होता है, जब भी पढ़ोगे 4 साल बाद भी खोलोगे तो भी समझ में। ये कॉपी जो बनता है ना सर, इसे इसे वैसे है जिंदगी का, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत सम्मान से बनाओ इसको। ठीक है, सरस्वती जिसपे विराज करते हैं लक्ष्मी उसी के घर आते हैं। शायद समझा नहीं बात सब।
सरस्वती जिसके पास होते क्या हैं, मस्त बात बोले हो सर, मजा ठीक आ है, गया सुन। सरस्वती जिसके पास होते हैं, जिसके पास विराज करते हैं, लक्ष्मी उसी के घर आते हैं। धन उतार के, ठीक है। जिंदगी में दाम उसी चीज का मिलता है। जो बंदा सोचता है कि हमको ज्ञान नहीं चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए, वो बंदा कभी पैसा नहीं बना सकता। अगर बना भी लिया ना बाई चांस तुक्का से, रख नहीं पाएगा। गारंटी है, लिख के रख लो गोल्डन वर्ड्स। मेरा नाम दे दो प्रलय बाबा बोल के। चलो, in the given problem, in the given problem, सर आप कुछ भी बोलते रहते हो। The कर्ता of each wave fails to satisfy कंडीशन। कौन सा कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है? अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है ना, माने वो 100 दिन करके आ रहा है, तो आप ऐसे करो ना, 23-24 में प्रीवियस ईयर है और पिछले 10 साल काउंट कर लो। ऐसे बहुत ऐसे आंखों देखी समझ में आ रहा है, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 10 साल हो गया। हमें बस 10 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक होगा 13 14 13 14। इतना तक हमें जाना है। अगर उससे पहले भी है तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। मतलब क्वेश्चन में दिया है तो इट्स ओके, बट हमारा रूल में 10 साल है, हम 10 साल देखें। अब 100 साल करके हर बार आ रहे हैं, है ना? तो 100 100 100 100 सर 100 100, डेज, आप 100 साल बोल दिए। 100 साल बोल दिया। अच्छा, 100 दिन, 100 डेज, ठीक है। 100 डेज करके हमें देखना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो तो 1 2 3 4 5 6 7 साल में 700 दिन हो रहा है, ठीक है। 700 डेज हो रहा है, रहना कितना चाहिए? 730। अच्छा, 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होगा? सर, सर हमें वो देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एचयूएफ तो रेसिडेंट हो गया है। बात को समझे, ये एचयूएफ का क्वेश्चन कर रहे हैं, इंडिविजुअल का नहीं। तो वो 182 दिन वाला केस से नहीं देखना है। देखना ये है कि वो उसका बिजनेस जो कंट्रोल करता है उसके लिए इंडिया में कितना दिन रहता है। अगर वो इंडिया में 50 दिन भी रह के बिजनेस को देखता है तो भी वो पार्टली होता है। बात को समझे, ठीक है। तो जैसे ही कोई एचयूएफ इंडिया से 50 दिन भी कोई रहता है एवरी ईयर, तो भी वो पार्टली हो जाता है। और पार्टली होने से भी हम उसे रेसिडेंट कहते हैं। इसका मतलब 10 साल में 2 बार क्या, बहुत बार ही रेसिडेंट हो जाएगा। तो 10 साल में 2 बार वाला कंडीशन तो फुलफिल हो ही रहा है। बस फुलफिल जो नहीं हो रहा है वो 730 दिन वाला केस नहीं। बात सबको समझ में आया सर? यहाँ पर आप रेसिडेंट कैलकुलेशन के चक्कर में इंडिविजुअल के ट्रैप में ना फंसे। ये एचयूएफ का कॉन्सेप्ट है। एचयूएफ का रेसिडेंट आप पहले ही प्रूव कर चुके हो कि उसका बिजनेस पार्टली मैनेज होता है। वो एवरी ईयर 100 डेज करके इंडिया में रहता है, तो बिजनेस ऑटोमेटिकली पार्टली मैनेज हो जाता है, और पार्टली मैनेज होने से ही एचयूएफ को रेसिडेंट कहला जाता है। तो मतलब रेसिडेंट वाला कॉन्सेप्ट तो फुलफिल इसका हो ही गया। हमें बस देखना है कि 730 दिन वाला कॉन्सेप्ट फुलफिल हो रहा है कि नहीं। अगर हो जाता तो ये आरओआर हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो 730 नहीं है, 700 दिन ही होगा पिछले 7 साल में, है ना? तो फिर ये क्या बन जाएगा? आर नॉर बन जाएगा। तो आपका सिंपल जवाब होगा, फेल्स टू, यहाँ पर क्या लिखे थे? फेल्स टू सेटिस्फाई कंडीशन बी। फेल्स टू सेटिस्फाई कंडीशन बी, दैट इज 700 days instead of 730 days in 7 previous year
immediately preceding the previous year. So each wave is R naught. बस ये होता है कंप्लीट प्रूवमेंट, ये होता है कंप्लीट। और आपने अगर इस तरह से कर लोगे तो आपको खुद भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपका आंसर सही है। एग्जामिनर को भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जाम पेपर के ऊपर लिखा रहता है योर वर्किंग इज पार्ट ऑफ योर आंसर। बचपन में जैसे रफ वर्क करते थे उसको काट देते थे ना, बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। स्कूल लेवल में क्या करते थे, रफ करके काट देते थे, नहीं काटते थे, दिखाते थे उसको, हाँ बॉक्स बनाते थे, ठीक है। सर रफ वर्क ही नहीं करते थे। अच्छा दर्श बोल रहे रफ ही नहीं करते थे। यहाँ पर प्रोफेशनल में आप जो भी बनाओगे उसको वर्किंग नोट बोल के बना देना। अगर मानो वो मेन क्वेश्चन का पार्ट में दिखाने का इच्छा नहीं है, मत दिखाओ, लेकिन वर्किंग नोट बोल के दिखाओ। और वर्किंग नोट इज पार्ट ऑफ योर आंसर। जैसे मानो ये जो है ये वर्किंग नोट है, तुम अगर इसको मेन आंसर के साथ दिखाना नहीं चाहते कोई दिक्कत नहीं, आप मेन क्वेश्चन में दिखा दो कि वर्किंग नोट 1 बोल के, जहां पर तुम इसका आंसर दोगे तुम लिख दो वर्किंग नोट 1 बोल के। तो वर्किंग नोट बोल के दिखाओगे तो एग्जामिनर वर्किंग नोट देख लेगा, उससे उसको भी समझ में आ जाएगा, अच्छा इसको पता है। और बहुत सारे जगह में तो वर्किंग नोट मैंडेटरी है। आगे आगे जब हम लोग सैलरी, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, तो देखना वर्किंग नोट इतना करना पड़ता है कि आपको क्या बताऊं। और वहां पर हर एक वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट। तो योर वर्किंग नोट इज पार्ट ऑफ योर आंसर, इसको रफ वर्क ना समझे, ठीक है। तो वर्किंग नोट को भी उतना ही प्यार से बना दो जितना से तुम इसका आंसर दे रहे हो। वर्किंग नोट माने कोई रफ वर्क नहीं है, ठीक है। प्रोफेशनल एग्जाम क्या है ना सर, ये आपका नॉलेज को निचोड़ता है, तभी आपको प्रोफेशनल बनाता है, ठीक है। नहीं तो आप रियल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। यही इसीलिए लोग इसको टफ बोलते हैं। टफ नहीं है, काफी गार्जियन मेरे को पूछते हैं क्या सच में टफ है, ये जानबूझ के फेल कराता है क्या, ठीक है। नहीं, जानबूझ के नहीं फेल कराता है, आपसे आपका बेस्ट निकालता है, इसलिए आपको ज्यादा मेहनत करना। सर बात एक ही है, लोग एक क्या बात, माने क्या होता है, मानो कि अगर आप नॉलेजेबल कोर्स नहीं कर रहे हो, जैसे आज ही एक स्टूडेंट है, नाम तो नहीं ले सकता, वो प्रोफेशनल पढ़ रहा था लेकिन छोड़ दिया, छोड़ के एमबीए करने गया। एमबीए कंप्लीट हो गया, एमबीए तो करने जाएगा पास हो जाएगा। एमबीए किया, एमबीए करने के बाद अभी वो लास्ट 3-4 महीने से जॉब ढूंढ रहा था। तो मेरे को बोले, हाँ ना ना आईआईएम एमबीए ना, आईआईएम एमबीए होता तो ऐसा हालत ना होता। नॉर्मल इस जो बैंगेर छातार मतो অনেক कॉलेज उठे थे ना शॉर्ट लेके, हाँ ठीक है, वैसा वाला, ठीक है। और मेरे जैसा टीचर जो कोचिंग पढ़ाते हैं बीकॉम लेवल में, वो लोग रिकमेंड करते हैं तुम इस कॉलेज में एडमिशन कर लो। समझ गए, मेरे को बोलने का जरूरत नहीं है। আমাকে 3 থেকে 4 বার ফোন করেছে তুমি ফাইল করেছে बस तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, मैं साल भर इतना नहीं इनकम कर सकता, बस तुम लोगों का ब्रेन वॉश करके तुमको कॉलेज में भेज दूंगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बिजनेस, दिस इज नॉट टीचिंग। इसको टीचर नहीं कहला जाता। কি দরকার হবে ফিস নিয়ে, তোকে কোথাও ভর্তি করাতে পারলে 1 লাখ টাকা পাবে, সারা বছর তুই 1 লাখ টাকা ফিস দিবি। सर ये तो कमीशन हो गया ना। हाँ ऐसा ही तो करता है, ये जो कॉलेज लेवल टीचर लोग है ये यही करता है। कितना सारा लोग ये जो देखना पढ़ाते पढ़ाते आता है ना, तो उस दिन आ जा क्या बोल के, ये लोग वही लोग हैं। मेरा क्लास फांका रहता है कोई दिक्कत नहीं है, बट इन लोगों को मैं एंटरटेन नहीं करता। मैं टीचर इसलिए बना ये सब जंगल से लोगों को छुड़ाने के लिए, अगर 2 लोगों को भी मैं कुछ कर दिया मैं मानूंगा मैं सक्सेस बना। मुझे इस जंगल में लोगों को डालना ही नहीं है, ये जंगल है, लोग अपना माँ बाप का जमीन जायदाद बेच के पढ़ने आते हैं। फिर भी कोलकाता का लोग क्या है इनको पता है थोड़ा बहुत भी, गांव का लोग को तो पता ही नहीं है। बिहार का स्टूडेंट लोग तो पता ही नहीं कि चल क्या रहा है, झारखंड से बिहार से बच्चा भर भर की तरह कोलकाता जाना है, कोलकाता में आके अच्छा कुछ
कोचिंग लोग नहीं, उनको सीसा का बिल्डिंग चाहिए सॉल्ट लेक में, सेक्टर वाला कॉलेज, ठीक है, कॉलेज मोड में भरा पड़ा है, देखने से लगेगा कि जिंदगी बन जाएगा, जिंदगी झंड बनेगा, जिंदगी नहीं बनेगा। एक एमिटी का नाम मत लो, अगर पापा का बहुत एक्स्ट्रा है जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट हैव ए प्रॉब्लम। तुम्हारे पापा के पास करोड़ों है, तुम एमिटी को 30 लाख दोगे, क्या दिक्कत है भाई, दो ना। तुम्हारे पापा के पास है 10 लाख और तुम एमिटी में जाके 8 लाख दे के आओगे, मत दो, प्लीज मत दो। पापा का एक्स्ट्रा है, दे सकते हो, मुझे एमिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि लोग ऐसे कॉलेज को देख के, जो गरीब घर के हैं, जो मिडिल क्लास हैं, उनको लगता है कि वहां पर जिंदगी है। ये जो माने क्या बोलते हैं, चौकाचौंध बोलते हैं ना, इसमें जो लोग खो जाते हैं ना, इसमें बर्बाद होता है पैसा, फिर बर्बाद होता है कैरियर। और अभी देखो ना, जो जो एमबीए स्टूडेंट ने किया है वो बहुत चकाचौंध वाले से नहीं किया, नॉर्मल में किया है, फिर भी 5-7 लाख का एमबीए किया है। एमबीए करने के बाद कॉलेज से प्लेसमेंट मिला, 2 महीना काम किया, फिर छोड़ दिया, फिर मेरे को बोलते सर कुछ रिकमेंडेशन दो ना। हाँ, हम बोले किस चीज का? बोले अकाउंट्स का। हम बोले तुमको अकाउंट्स का कितना नॉलेज है? चलो आओ मेरे पास कुछ दिन देखते हैं तुम्हारा अकाउंट्स का नॉलेज, क्योंकि मैं मेरे पास तो वो पढ़ा नहीं था, मेरे पास स्टॉक मार्केट पढ़ा था। हाँ हाँ हाँ, तो फिर उसका अकाउंट्स का सेंस उतना अच्छा नहीं है। फिर मेरे को बोला एमएनसी में देखो ना सर, विप्रो वगैरह में अगर हो जाए तो। एक आध मेरे को मिला था, फिर मेरे रिकमेंडेशन में उसको नहीं मिला, उसका कोई दोस्त के रिकमेंडेशन से उसको एक मिला। फिर उसको हैदराबाद में पोस्टिंग कराया, कोलकाता में नहीं। हैदराबाद में अकाउंट्स पेबल सेक्शन में उसको विप्रो, आई थिंक जेनपे के विप्रो में मिला। कितना सैलरी दे रहे हैं ना? 13,000। मैं उसको बोला कि भाई तुम 13,000 टका के लिए तुम प्लीज हैदराबाद मत जाओ। अगर घर के सामने, अगर घर के बगल में कहीं मिल जाता है तो ठीक है, ठीक है। 13,000 के लिए प्लीज हैदराबाद में जाओ। 8 लाख का एमबीए किया है, ठीक है। 8 लाख सिर्फ पढ़ाई का खर्चा, वो बाकी रहना जाना खाना अलग छोड़ के, ठीक है। 8 लाख का एमबीए करके 13,000 का जॉब लेके हैदराबाद जाके कोई मतलब नहीं है। फिर 1 महीना रहा, फिर वहां का खाना उसको पसंद नहीं आया, तबीयत खराब हुआ, फिर मेरे को बोलते सर कुछ जॉब देखो ना, मैं कोलकाता आना चाहता हूँ, ठीक है। फिर मैं बोला कि देखो मेरे पास अगर तुम सीए में एटलीस्ट इंटर पास आउट होंगे, मैं तुमको अकाउंट्स फाइनेंस सेक्शन में जॉब दिला सकता हूँ, ये मेरा गारंटी। और अगर तुम स्टॉक मार्केट करोगे, एनआईएसएम करोगे, मैं तुमको स्टॉक मार्केट लेवल में ब्रोकिंग फार्म या फिर डेरिवेटिव फार्म, एडवाइजरी फार्म में मैं जॉब दिला सकता हूँ, क्योंकि यही मेरा रेंज है या कॉन्फिडेंस है। इसके लिए लोग मेरे साथ कम्युनिकेट करता है, कांटेक्ट भी करता है। लेकिन तुम एमबीए फाइनेंस हो, लेकिन तुमको फाइनेंस में उतना नॉलेज नहीं है, मैं तुमको उस लेवल का जॉब मेरे से तो नहीं हो पाए। अगर तुम रिकमेंडेशन से कहीं जाके अपने आप को प्रूव कर पाते हो तो करके देखो। मैं क्योंकि मेरे पास इस तरह का सिस्टम नहीं है। एमबीए फाइनेंस को भी मैं जॉब दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे को उसका अकाउंटिंग फाइनेंस को पढ़ाना पड़ेगा, ताकि मैं इंटरव्यू में उसको उस तरह का लायक बना पाऊँ। अदरवाइज कर सकता है, हर एमबीए खराब नहीं है, अगर वो नॉलेज ले रहा है तो क्या खराबी है। लेकिन सिर्फ एमबीए डिग्री के बदले में तुम सिर्फ सोच रहे हो कि मेरे को अकाउंट्स फाइनेंस में जॉब मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि कंपनी क्या चाहिए, अभी रिसेंटली खबर मिला कि वो जस्ट कंपनी में घुसा है, उस कंपनी में उसको निकाल दे। नॉलेज नहीं होगा तो कितना दिन रखेगा तुम, ये चक्कर। एट द एंड ऑफ द डे यू नीड नॉलेज। इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, सरस्वती को धारण करो, लक्ष्मी आएगा, इसीलिए बोल रहे हैं। लेकिन लोग सुनता नहीं है, लोगों को क्या लगता है, ये जो अभी जो सीएसईएमए का जर्नी थोड़ा टफ है ना सर, तो लोग इसमें पेशेंस ले हो जाते हैं। अच्छा, जो लोग एमबीए वाला जर्नी, नॉर्मल एमबीए, आईआईएम वाला नहीं, नॉर्मल एमबीए वाला जर्नी करके अभी जो भटक रहा है उसका क्या? 8 लाख 10 लाख इन्वेस्ट करने के बाद जो हो रहा है उसका क्या? ये तो झेल ही नहीं पाएगा बंदा, क्योंकि माँ बाप का बहुत मेहनत का पैसा। भाई मिडिल क्लास फैमिली 10 लाख से एमबीए कराते कोई नॉर्मल बात थोड़ी है। ऊपर से जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, 25 26 27 28 का हो जाता है, उसका भी एक सेंटीमेंट काम करता है। फिर वो क्या होता है, डाउन फील करने लगता है, मोरल डाउन होता है, और फिर से पढ़ने बोलो और नहीं होगा। बहुत माने, अगर कोई गर्लफ्रेंड के चक्कर में आके पढ़ लिया अलग बात है। गर्लफ्रेंड के चक्कर में आके पढ़ लिया वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल मोटिवेशन लाना बहुत मुश्किल है। मतलब वो गर्लफ्रेंड बोलती है देखो अगर तुम नहीं कुछ नहीं करते तो माँ बाप शादी नहीं कराएंगे तुम्हारे साथ। तो बच्चा बोलते नहीं हम करके दिखाएंगे।
ठीक है, और 12th फेल मूवी में ऐसा ही कुछ दिखाया ना, मैं देखा नहीं, कहानी ऐसा ही होगा, मैं सच में नहीं देखा। हाँ बढ़िया मूवी है सर, हॉटस्टार में देखिए। बढ़िया मूवी है, दर्श मेरे को रिकमेंड कर रहा है। हॉटस्टार में जरूर देखिए। ये तो मैं मूवी का स्टार्टिंग देखो भाई, हम भी एक प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरे को पता है कि किस लेवल का झमेला होता है, आई नो दैट। तो इसको मैं फील कर सकता हूँ। हाँ, वो जिस तरह का किया है शायद मैंने वैसा नहीं किया है, बट हर किसी को, जो भी प्रोफेशनल, कुछ यूपीएससी हो जाए, सीएससी सीएमए हो जाए, वो इस तरह का जिंदगी देखता है। वो जो 12th फेल में जैसे दिखाया ना, वो मूवी में थोड़ा शायद ज्यादा करके दिखाया, वो पॉटी धोना वगैरह ये सब जो दिखाया है, लेकिन फिर भी कुछ कम नहीं। अगर वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है या गरीब फैमिली से है, तब जर्नी सीरियसली मुश्किल था। और अगर माँ बाप का पैसा भी है ना, फिर भी दिक्कत है, फिर भी दिक्कत है। मैंने माँ बाप पैसा तो दे सकता है, लेकिन जो मेहनत और जिस तरह का मैंने माइंड सेटअप लेके चलना पड़ता है, वो भी कोई कमती चीज नहीं, वो भी कुछ कमती चीज नहीं। लेकिन एक बार तुम रगड़ रगड़ के बन जाते हो ना भाई, वो बोलते हैं ना, सोना तप के ही बनता है। अगर तुमको सोना बनना है तो तपोगे तो ही, तभी ना सोना बनोगे, नहीं तो तुम कभी सोना सोना नहीं बन पाओ। लोहा ही बन के रह जाओगे, पत्थर बन के रह जाओगे, सोना नहीं बन। सर हीरा बनना है। हीरा बनना है। दर्श को हीरा बनना है। तो फिर एक काम कर, कोई हीरा तो कोयले के खान में मिलता है, तो एक काम कर, कोयला के खान में जाके घुस जा। फिर देखना एक दिन चमकेगा। फिर चमकेगा एक दिन। मजाक कर रहा हूँ सर, तू सही बोला। नहीं, आज तो सर। अच्छा, सेकंड केस, केस 1 हो गया, चलो बहुत गप्पे हो। केस 2, केस 2 क्या था, इसमें वो 110 दिन करके आ रहा है ना, बस यही डिफरेंस था ना। केस 2 में वो इंडिया में 110 दिन करके 12-13 से आ रहे, बाकी कुछ और डिफरेंस नहीं था। तो अगर 110 दिन करके वो इंडिया में आ रहा है सर, तो क्या वो बन पा रहे? हम्म, हर बार हो जाएगा? इन दिस केस द कर्ता ऑफ HUF सेटिस्फाई कंडीशन बी। कैसे? क्योंकि 7 साल में 770 दिन हो रहा है, हमें चाहिए कितना? 730। बाकी तो हो ही रहा था, HUF तो रेसिडेंट था ही, है ना। हाँ, इन दिस केस द कर्ता ऑफ HUF सेटिस्फाई कंडीशन बी एज वेल एज कंडीशन। कंडीशन है तो बोलने का जरूरत नहीं है, वो तो HUF का कंडीशन से ही हो रहा है, तो सेटिस्फाई कंडीशन बी, सेटिस्फाई कंडीशन बी एज वेल एज कंडीशन प्रेसिडेंट। हाँ, इसलिए तुम कंडीशन ए ना भी लिखोगे तो भी चलेगा। हाँ, 730 दिन का वो केस बोलने से भी हो जाएगा। सेटिस्फाई कंडीशन बी, दैट इज बी ऑफ सेक्शन 6 सब सेक्शन 6, ठीक है। दैट इज 770 days in 7 previous year immediately preceding the previous year, but fails to satisfy, fails to, oh, अच्छा, पहला वाला केस में, फर्स्ट केस में क्या था, वो HUF था, करता था HUF रेसिडेंट हो गया था। अच्छा, एक सेकंड, क्वेश्चन क्या था एक बार देखा, एक सेकंड, एक सेकंड। Came to India 100 days every year since 1230. Mr. S came to India for 110 days every year since 1230. एक सेकंड सर, बताता हूँ क्वेश्चन में।
তিনেরটা তো আসছি, তিনেরটার আগে এটাতে একটা ফেজ টু condition is to satisfy condition section 6 section 6 specify conditions and so usually hard एच वेव रेसिडेंट तो हो गए, तो फिर अभी कर्ता का चाहिए हमें। अच्छा, फर्स्ट केस में कर्ता का 10 आउट ऑफ 2 रेसिडेंट हो रहा था। अगर कर्ता का भी देखे तो इंडिविजुअली देखे तो भी हो रहा था। कैसे, कितना दिन रहना चाहिए? हाँ, इंडिविजुअली तेईस 24 में 100 दिन हो रहा, 100 जो चाहिए था 60। लेकिन सर ये तो फॉरेन सिटीजन है। मैंने बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या था क्वेश्चन में, नॉर्मली रिसाइड आउटसाइड इंडिया, इंडियन सिटीजन नॉर्मली रिसाइड आउटसाइड इंडिया ना, मैंने पीआईओ हो रहा है ना, तो पीआईओ अगर इंडिया कभी कभी आ रहा है तो उसको तो पीआईओ के केस में 182 डेज फुलफिल करना पड़ता है ना, 15 लाख के ऊपर होगा। तो यहाँ पर बोला नहीं है तो फिर हम लोग 15 लाख के नीचे ही मान लेंगे। अगर 100 की जगह 182 दिन होगा तो वो तो नहीं हो रहा है, वो तो नहीं हो रहा है। सर छोटा सा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक माने और कुछ नहीं, एनालिसिस में मिस्टेक, क्वेश्चन आंसर करने में मिस्टेक नहीं, एनालिसिस में एक मिस्टेक। मैं बताता हूँ, सॉरी सर, बात करते करते इस बात को दिमाग से टाइप कर दिया, सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। पहला वाला क्वेश्चन जो था जिसमें केस 1 था, ये सबको एक बार सुनो फिर से बात, मेरा छोटा सा पॉइंट है, ज्यादा झमेला वाला बात नहीं है। मैं बोला ठीक ही हूँ, बट एनालिसिस कराने के टाइम पे थोड़ा गलत बोल दिया ऐसा मुझे लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ा फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मिस्टर एक्स केम टू इंडिया 100 डेज एवरी ईयर सिंस 2013। इस क्वेश्चन का जो जवाब आप लोगों ने दिया, इसमें वो कंडीशन ए 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर एक कंडीशन ए है, और 730 डेज 7 ईयर्स में होना ये कंडीशन बी है। दोनों में से दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा तो आरओआर होगा, अगर नहीं करेगा तो आरनर होगा। एच वेव रेसिडेंट बन चुका है, उसको छोड़ो, लेकिन कर्ता का रेसिडेंशियल स्टेटस देखो। तो कर्ता का रेसिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए 10 आउट ऑफ 2 में रेसिडेंट होना है, और 730 डेज में 7 प्रीवियस ईयर में 730 डेज उसको इंडिया में रहना है। नाउ जब हम लोग इसको चेक कर रहे थे तो इसमें 23-24 में अगर तुम देखो 23-24 में जो अगर तुम देखो तो क्या हो रहा था, 23-24 में वो 100 डेज आ रहा था। रूल कहता है कि अगर कोई फॉरेन सिटीजन इंडिया में आता है, सॉरी इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर रहते हैं, नॉर्मली रिसाइड आउटसाइड इंडिया मैंने पीआईओ बेसिकली, और वो अगर इंडिया में कभी कभी विजिट करते हैं तो 160 डेज सब्सटीट्यूट होकर 182 डेज हो जाता है ना। तो यहाँ पर हमें 100 नहीं, यहाँ पर हमें चाहिए 182, जो कि उसका नहीं हो रहा है। और सेकेंड कंडीशन जो 730 डेज वाला है वो भी उसका नहीं हुआ, वो तो दिख रहा है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 करके, तो उसका कंडीशन ए भी फुलफिल नहीं हुआ, कंडीशन बी भी फुलफिल नहीं। इस आरनॉर के लिए तो एक कंडीशन भी ना होगा तो भी आरनॉर है, इसलिए जो जवाब आरनॉर मिला है ना वो तो ठीक ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एनालिसिस में मेरा थोड़ा बोलना गलत हो गया कि वो कंडीशन ए भी फुलफिल नहीं कर पा, कर्ता का जो बात है। तो अगर कर्ता का अगर दोनों में से दोनों ही फुलफिल नहीं हो रहा है तो वो ऐसे भी आरनॉर उसमें भी बन जाता है। आंसर अगर आप ऐसे भी दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन दिमाग में तो रहना चाहिए। यहाँ पर हम लोगों ने बस 700 डेज का चेक किए, देखा कि आरनॉर है, तो फिर और दूसरा देखने का जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन ये भी देखना चाहिए था कि भाई अगर वो 100 डेज इंडिया में है तो कितना चलना होना चाहिए। अब सेकंड केस में उसका 770 डेज वाला फुलफिल हो गया। अब समझो सेकंड केस में क्यों सेकंड केस में बात हो गया, क्योंकि सेकंड केस में कंडीशन भी फुलफिल हो जा रहा है।
लेकिन सेकेंड केस में बट फेल्स टू सेटिस्फाई, यही बात है सर, यही चीज थोड़ा सा मैं बोलते बोलते गलत बोल दी, मैंने एनालिसिस दिया नहीं, बट फेल्स टू सेटिस्फाई कंडीशन ए ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। तो इसमें क्या होता है, इसमें लिखो एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, an Indian citizen who reside outside India come to India for a visit for short visit, the 60 days substituted by the 60 days substituted by 182 days. समझे ना, 60 डेज है सब्सिट्यूट 182 डेज। सो मिस्टर एक्स हो रहा है क्या, 110 दिन तो हो रहा है, 23-24 में कितना दिन हो रहा है उसका, मिस्टर एक्स फेल्स टू सेटिस्फाई, so he is a, so HUF is, he is a नहीं, HUF is or not, ठीक है सर। बात समझ में आया क्या ना? अरे मैं फिर से दोनों केस को सिंप्लीफाई करता हूं, सुनो। केस वन में आपने क्या देखा, वो 100 डेज करके आ रहा है। तो अब नॉर्मल में सोचो ना, 100 डेज करके आएगा तो पिछले 7 साल में अगर 12-13 से तो आ रहा है, तो 7 साल तो आराम से हमें कैलकुलेशन चाहिए 23-24 का। दिस इज माई प्रीवियस ईयर। तो अगर केस 1 का देखो तो 7 साल में 100 डेज करके आएगा तो 730 दिन होता है, सॉरी 700 डेज होता है। हमें चाहिए क्या, 730, है ना। और पिछले 10 साल में 2 बार रेसिडेंट, 10 साल में 2 बार वाला रेसिडेंट केस 1 में भी फुलफिल नहीं हो रहा है ना, क्योंकि 182 डेज किसी एक प्रीवियस ईयर में उसको, मैंने करंट प्रीवियस ईयर में उसको होना चाहिए, तब जाके उसको रेसिडेंट बोलेंगे, क्योंकि वो PIO है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये वाला केस इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया विजिटिंग इंडिया ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड हैविंग टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स लेस देन 15 लाख। यहाँ पर बोला नहीं था, मैं मान लिया कि 15 लाख के नीचे है, तो मैं ये भी मान लिया कि 182 दिन का है। अच्छा सर, ये भी तो मान सकते थे सर, जरूरत में ज्यादा नहीं मानना चाहिए, ठीक है, जरूरत में नॉर्मल में मानना चाहिए, एज्यूम की यही मान के चलते हैं, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का प्रोविजन। तो उसके केस में 60 दिन चेंज होके क्या हो जाएगा, 60 दिन वाला प्रोविजन नहीं रहेगा, सिर्फ 60 दिन चेंज होके 182 दिन वाला प्रोविजन रहेगा। तो अगर वो प्रीवियस ईयर में 182 दिन रहता है तो जाके हम उसको रेसिडेंट बोल सकते हैं। तो अगर तुम पहला वाला केस देखो, तो पहला वाला केस में एक केस फुलफिल हो रहा है, दूसरा केस में तो भी RO, क्योंकि ROR होने के लिए दोनों फुलफिल करते हैं। लेकिन हम लोग पहला केस में वो सेक्शन 10 साल में 2 रेसिडेंट, उस चीज को चेक ही नहीं किया। हम लोग बस एक चीज को चेक किया कि भाई 7 साल में क्या वो 730 दिन है, हमने देखा 700 दिन है तो हम लोग बोल दिया RO। इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन मुझे बोलने के टाइम पे बोल देना चाहिए था, इसलिए मैं उसको रेक्टिफाई किया थोड़ा। लेकिन जब केस 2 क्यों क्यों मुझे याद आया, क्योंकि केस 2 कराने गए तो इस चीज का पता चला। केस 2 में क्या हुआ, मिस्टर एक्स केम टू इंडिया फॉर 110 डेज। अब 7 साल में 110 दिन करके आता है तो 770 होता है, और 770 जब हम लोग देख पाते हैं तो इसका मतलब 730 दिन फुलफिल हो जाता है। इसका मतलब कंडीशन बी तो फुलफिल कर लिया, लेकिन एक बार चेक कर लेना चाहिए ना कि भाई कंडीशन ए भी फुलफिल कर रहा है कि नहीं 10 साल में 2 बार। तो 10 साल में 2 बार चेक करने जाएंगे तो पता क्या लगेगा कि 182 दिन प्रीवियस ईयर में चाहिए उसको, लेकिन वो तो हर बार 110 दिन करके आ रहा है, तो 182 दिन का केस तो फुलफिल होगा ही नहीं।
अच्छा, अगर कोई बोलेगा नहीं सर हम इस केस को मानेंगे 120 दिन वाला, तो भी नहीं होगा। अगर कोई 15 लाख से ज्यादा इनकम भी करता है तो भी नहीं होगा, माने उसके केस में 120 दिन का रूल चाहिए, तो भी तो नहीं हो। तो कंडीशन बी फुलफिल किया पर कंडीशन ए नहीं, तो सेकंड केस भी इसलिए आर्नोरी कहा जाएगा। रेसिडेंट तो है, एचयूएफ रेसिडेंट तो है, क्योंकि एचयूएफ पार्टली मैनेज तो इंडिया से होता है, इसलिए एचयूएफ का रेसिडेंट हो जाता है। लेकिन एचयूएफ आरओआर है कि आरओआर है, डिपेंड करता है कर्ता के रेसिडेंशियल स्टेटस पे। अगर कर्ता आरओआर है, अगर कर्ता आरओआर है तो एचयूएफ भी आरओआर होगा, अगर कर्ता आरओआर है तो एचयूएफ आरओआर। ये केस है, ठीक है, समझ आया सर? इस बार कोई मिस्टेक नहीं, इस बार सारा बात कंप्लीट किया। आप लोग भी थोड़ा बोलो मुझे सर। अभिजीत, विक्रम, दर्श, प्रिया। यस सर। यस सर। यस सर। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। चलो, अच्छा अब तीसरा सवाल। क्वेश्चन एक ही था लेकिन सवाल तीन तीन था। तीसरे सवाल में क्या हुआ, बंदा ने क्या किया भाई, came to India for 50 days every year in last 4 year, और उससे पहले 200 दिन करके हर साल आया, और हमें करने बोला है 23-24 का प्रीवियस ईयर का रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, तो करना क्या है, पहले ना एक माइंड मैप बनाना पड़ा, एक माइंड मैप बना लो। माइंड मैप क्या बनेगा, केस 3, गलती नहीं होगा। प्रीवियस ईयर क्या है हमारा 23-24, ये हमारा प्रीवियस ईयर है। हमें क्या चाहिए, पिछले 10 साल और 7 साल का केस चाहिए, तो देख लेते हैं। पिछले 10 साल और 7 साल का केस, तो 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13-14 पर्यंत होगा, राइट? तो 13-14 तक। पिछले 4 साल में कितना, अच्छा 23-24 में कितना, 23-24 कत बोले Mr. S came to India for 50 days every year in the last 4 years, and before that 200 days every year. Calculate resident, बस इतना बोला था ना। हाँ, ताले प्रीवियस ईयर भी 50 डेज ही माने, क्योंकि कुछ तो और बोला नहीं है। अगर कुछ नहीं बोला तो फिर वही मानना पड़ेगा। तो 23-24 में भी 50 मान लेते हैं, ठीक है। और उसके पिछले 4 साल में 1 2 3 4, नहीं पिछले 4 साल नहीं 3 साल करो, क्योंकि लास्ट 4 इयर्स, अच्छा लास्ट 4 इयर्स, तो प्रीवियस 4 ইয়ারে কোন নেব আর কারেন্ট ইয়ারটাকেও নেব। তো 1 2 3 4, আর তার আগে 200 দিন করে, তাই তো? পিছনে 4টে বছরে 50 দিন বলেছে, পেছনের 4টে বছরের মধ্যে এই কারেন্ট প্রিভিয়াস ইয়ারটাও থাকবে और लास्ट 3টে থাকবে। हाँ, दैट्स प्रॉपर। ये वाला नहीं होगा, सही बोला है शिल्पा का, जो बात सही है। माने 1 2 3 4 माने करंट प्रीवियस ईयर और पिछले 3 साल का 3 साल, तो टोटल 4 साल हो गया, और 19-20 से वो 200 दिन करके इंडिया में है, ठीक है, 200 करके इंडिया में वो 13-14 में भी 200 ही है।
नाउ देखना ये पड़ेगा सर, हमें क्या चाहिए 7 साल में 730, देखो तो हो रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी अप टू 16 17 तक जाओ, 2 4 6 8 950 दिन हो रहा है ना? है कि 1 2 3 3 150 200 400 7 বছর 1 2 3 4 5 6 7 950 डेज हो रहा है ना? तो पिछले 7 साल में 950 डेज हो रहा है, 7 प्रीवियस ईयर में 950 डेज हो रहा है, और 10 आउट ऑफ 2 10 आउट ऑफ 2 यानी पिछले 10 साल में उसको कोई भी 2 बार रेजिडेंट होना पड़ेगा, मतलब 182 डेज रहना पड़ेगा। तो वो देखो, अगर तुम 730 दिन के अंदर भी अगर तुम देखोगे, माने 16 17 के अंदर भी 18 19 या 19 20 कोई भी 2 डेट ले लो, कोई भी यार, वो 182 डेज से ज्यादा है। तो इसका मतलब पिछले 7 साल के अंदर या 10 साल के अंदर, मैंने बेसिकली 7 साल और 10 साल का केस एक साथ होना पड़ेगा। तो अगर मैं 7 साल के अंदर जो 2 साल है 10 साल का, उसको काउंट करता हूँ, तो यहाँ पर वो 200 दिन है जो कि मोर देन 182 डेज है। तो हम बोल सकते हैं कि वो पिछले 10 साल में कोई भी 2 साल रेसिडेंट रहा है। हाँ या? तो इसका मतलब वो दोनों कंडीशन ही फुलफिल, तो फिर वो आर-ओ-आर बनता है। माने वो नहीं, वो तो आर-ओ-आर है ही, एच-यू-एफ क्वेश्चन एच-यू-एफ का है, क्वेश्चन एच-यू-एफ का है, तो एच-यू-एफ आर-ओ-आर बनता है। वो तो आर-ओ-आर बना ही है। हाँ, कर्ता का तो नहीं चाहिए हमें, कर्ता को देख के एच-यू-एफ का बता, समझे ही नहीं? ए सवाल बुझते पेरे से? कोई डाउट है तो पूछ लो सर। हाँ सर, সবাই समझ বুঝতে गया পেরেছে? सर। স্যার লাস্টেরটা আবার একটু দেখিয়ে দিন। লাস্টেরটা আরেকবার দেখ। আমার চাই কত? 730 দিন চাই তো 7 বছরে, পিছনে 7 বছরে, মানে কারেন্ট প্রিভিয়াস ইয়ার আমার 23 24 এ 50 দিন আছে, ঠিক আছে? কিন্তু আমার রুল কি বলছে, পেছনে 7টা বছরে কত চাই? 730 दिन चाहिए। अच्छा, एक गड़बड़ हो गया फिर से। करंट प्रीवियस ईयर में 50 दिन नहीं, गड़बड़ नहीं। अगर कोई करंट प्रीवियस ईयर में 50 डेज है तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो नहीं पड़ता। मैंने करंट प्रीवियस ईयर में अगर वो 50 डेज है तो करेंटली वो आर-नॉर हो जाएगा, मतलब करंट 50 डेज। हाँ ठीक है, पिछले हमें तो 10 साल में 2 बार चाहिए, तो 10 साल में 2 बार कभी भी हो सकता है, चाहे करंट में ना भी हो, है ना? तो ठीक है, हाँ ओके ओके चलो। पिछले 7 साल में 730 दिन हमें चाहिए ना, तो जो कि हो रहा है देखो ना, 50 50 100 फ्री आता है, 50 50 100 150 আর এদিকে 200 200 200 600, মানে 600 আর এদিকে কত হলো, 1 2 3 4 800 আর এদিকে 150 950। তো 950 দিন তো হয়েই যাচ্ছে, আমার চাই কত, 730 দিন, है ना? প্রিয়া বুঝতে পারলি এটা? হ্যাঁ স্যার। আর আমাকে কি চাই, আমাকে চাই কি পেছনে 10 বছরে দুবার রেসিডেন্ট হতে হবে। তাহলে যখন কোনো পার্সন অফ ইন্ডিয়ান অরিজিন লাস্ট 10 বছরে দুবার রেসিডেন্ট হতে যায়, তাকে ইন্ডিয়াতে 182 দিন থাকতে হবে, এরকম ঘটনা কতবার হতে হবে? 2 বছর হতে হবে অ্যাটলিস্ট, তাই তো? অ্যাটলিস্ট 2 ইয়ার্স, 10 বছরে, মানে 22 23 থেকে নিয়ে 13 14 এর মধ্যে ওকে দুবার হতে হবে। আর সেই দুটো বার যেন 7 বছরের মধ্যে হয়, তাহলেই হবে। মানে ওই যে দুটো বার হবে না রেসিডেন্ট, সেটা যেন ওই 7 বছরের মধ্যে হয়ে যায়। তাহলে 7 বছরের মধ্যে 19 20 তে 200 দিন আছে, 18 19 200 দিন আছে, তাহলে আমি কি বলবো? তাহলে ও আরো আর, মানে 200 দিন মানে আমার চাই কত, 182, তার থেকে বেশি আছে, তাহলে এটাও ফুলফিল হচ্ছে আর 730 দিনের কেসটাও ফুলফিল হচ্ছে, তাহলে ও আরো আর হবে, মানে এইচইউএফ টা আরো আর। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। So in the given problem, Mr. X
बहुत कंसंट्रेशन चाहिए सर, नहीं तो ना आप ठीक है एक ही चीज को समझने के बाद फिर तुमको कंफ्यूज हो जाए, कंसंट्रेशन का चीज है बहुत, ठीक है। इन द गिवन प्रॉब्लम मिस्टर एक्स सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन under section 6 subsection 6, that is resident in 2 out of 10 previous year and 950 days in 7 previous year immediately preceding the previous year. So HUF is ROR. रेसिडेंट भी है एंड ऑर्डिनरीली भी रेसिडेंट। समझ में आया? हाँ, कंफ्यूज ना को, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का, थोड़ा समझ के करने का हो जाएगा। अच्छा देखते हैं और कुछ एचएफ का क्वेश्चन है कि नहीं यहाँ भी मेरे पास, देखते हैं अगर है तो मैं उसको भी डिस्कस कर देता हूँ। एचएफ का एक क्वेश्चन यहाँ पर एक था, तो यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन है, उससे ज्यादा ही झमेला वाला क्वेश्चन करवा दिया। द बिजनेस ऑफ एचयूएफ इज ट्रांजैक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एंड ऑल द पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन देयर, सारा डिसीजन ऑस्ट्रेलिया से ही लिया जाता है। मिस्टर ई द कर्ता ऑफ द एचयूएफ was born in Kolkata, visits India during the previous year 23-24 after 15 years, मैंने 15 साल बाद आ रहा है, मैंने 15 साल में वो कभी भी कोलकाता विजिट नहीं। He comes to India on 1st April 2023 and leaves for Australia on 1 December 2023 पूरा साल भर रहा है, अप्रैल से दिसंबर 9 महीना रहा है। Determine the residential status of Mr. E and the HUF for assessment year 24-25, ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजीली हो जाएगा सर। देखो सबसे पहले आपको मिस्टर ई का इंडिया में रहना देखना चाहिए और बिजनेस का भी देखना चाहिए, तो पहले ई का देख लेते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग द प्रीवियस 23-24 मिस्टर ई कितना दिन है सर, वो अप्रैल आया है 1 अप्रैल को, तो जिस दिन आते हैं उसको काउंट करते हैं, तो जिस दिन जाते हैं उस दिन को भी काउंट करते हैं, है ना। तो अप्रैल में 30 दिन, मई में 31, जून में 30, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का 1 तारीख को गया, एक दिन, कुल मिला के 245 डेज। तो इंडिया में वो 245 डेज है, रहना कितना चाहिए था 182 डेज। वेरी गुड सर, ठीक है, ये याद रखना 182 डेज उसको रहना चाहिए था, उसके जगह उसने कितना दिन रह लिया 245, तो रेसिडेंट बन गया। हाँ, तो मिस्टर ही रेसिडेंट हो गया। अब आरओआर है कि आरओआर है वो देखना पड़ेगा। अच्छा, सिंस ही कम टू इंडिया आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल बाद आ रहा है, तो फिर हमारा जो रूल है, इंडिविजुअल का ही जो रूल है, उसमें 7 प्रीवियस ईयर में 730 डेज एंड 10 प्रीवियस ईयर में 2 टाइम्स रेसिडेंट, ये कहां से फुलफिल करेगा, क्योंकि वो तो 15 साल बाद आ रहा है, तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो ही नहीं सकता, है ना, वो तो आया ही नहीं। तो since he has come to India after 15 years, it does not satisfy the condition for being ordinary resident. तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट का कंडीशन तो बिल्कुल फुलफिल नहीं हो रहा है, तो ये तो आप सिंपल लिख सकते हो, ठीक है। सो देयरफॉर द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर ई फॉर द प्रीवियस 23-24 इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, माने आर नॉट। इतना तो आराम से कर सकते हो ना, हम लोग जितना डिटेल्स में कर चुके हैं, अब ये सब एकदम बच्चा चीज लगेगा, बस एक बार प्रैक्टिस चाहिए, हाँ या ना। अच्छा, नाउ क्वेश्चन इज दैट सर बिजनेस का क्या होगा, हमें तो एचयूएफ भी चाहिए, तो क्या बिजनेस इंडिया से थोड़ा सा भी हुआ है? क्वेश्चन में क्या बोला क्वेश्चन में क्या बोला, द बिजनेस ऑफ एचयूएफ इज ट्रांजैक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल द पॉलिसी डिसीजन टेकन देयर। हाँ, ट्रांजैक्टेड देयर, टेकन देयर माने ऑस्ट्रेलिया, देयर माने ऑस्ट्रेलिया, अगर हियर होता तो इंडिया होता, टेकन हियर बोलता तो इंडिया होता, देयर बोला मतलब बिजनेस उसका ऑस्ट्रेलिया से ही चलता है,
पॉलिसी डिसीजंस भी ऑस्ट्रेलिया में ही लिया जाता है और सारे के सारे ट्रांजैक्शंस ऑस्ट्रेलिया से ही होता है। इंडिया में कुछ नहीं होता, सिर्फ वो इंडिया का है इसलिए वो इंडिया में विजिट किया है। ये क्वेश्चन में बोल दिया तो इसका सिंपल जवाब होगा सर, तो ये लाइन पढ़ के समझ में आ रहा है। Business of HUF is transacted from Australia and policy decisions are taken there. It is assumed that control and management is in Australia. That is, control and management is wholly outside India. So that is, therefore, HUF is non-resident for previous year 23-24. ठीक है? As an individual वो resident बन रहा है, but HUF का residential status non-resident हो रहा है। यहाँ पर एक बात किया है कि if the control and management is in India, even partially, then the HUF would be resident in India. In such a case, the residential status of HUF would be resident, but not ordinary resident, क्योंकि कर्ता का residential status में R नॉर निकला है, क्योंकि कर्ता R नॉर निकला है। मतलब ये जिस तरह का पढ़ाई है ना, वो जो लोग कुश्ती विचार करता है ना कि इसका बुध नहीं है, राहु बड़ा हुआ है, शनि है, ठीक है, तो जिस तरह का ही विचार करना पड़ता है, ठीक है। इसका शनि पावरफुल है, इसका बृहस्पति थोड़ा ढीला जा रहा है, इसको ये वाला अंगूठी पहना तो हमारे केस में क्या हुआ, ये बंदा खुद रेसिडेंट है, ये बंदा खुद रेसिडेंट है लेकिन आर नॉट टाइप का है। मैंने सिंपल क्वेश्चन में अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज लिखने के टाइम पे एक बात का मेंशन किया, क्या मेंशन किया, कोई एज्यूम बोला। ऐसे तो क्वेश्चन के हिसाब से ये अजम्पशन एकदम सही है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि सारा पॉलिसी ऑस्ट्रेलिया से लिया जाता है, डिसीजन भी ऑस्ट्रेलिया से होता है। इसी लाइन पे पता चल रहा है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अब मानो कि ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं होता जैसे हमने क्वेश्चन में दिया था, हमने बस बोला था बंदा हर साल 100 दिन करके आता है, तो हम लोग एज्यूम ये किए हैं कि इसका मतलब अगर हर साल 100 दिन करके आता है मतलब कंट्रोल मैनेजमेंट पार्टली फ्रॉम इंडिया है। तो आप भी क्वेश्चन में लिखने के टाइम पे वही लिखोगे, वी एज्यूम दैट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फ्रॉम इंडिया। तो जो भी लिखोगे उसका एक एज्यूम वर्ड यूज करते हैं, तो इसके हिसाब से एजम्पशन कुछ भी होना चाहिए, मतलब मैंने माना बोलने से नहीं होगा, तुमने क्यों माना उसके बेसिस में क्या क्वेश्चन तुमको सपोर्ट कर रहा है, ये एग्जामिनर चेक करता है। ऐसा नहीं कि सर मुझे लगा कि हमने एजम्पशन तो बोला था, एजम्पशन दे दिया, अरे भाई एजम्पशंस कितना रेलेवेंट है ये एग्जामिनर चेक करता है। एजम्पशन देने से ही नहीं होता है, एजम्पशंस का भी रेलेवेंसी होता है। अगर एजम्पशंस का रेलेवेंसी नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब। तो यहाँ पर आप लोग भी नोट दे सकते हो इस तरह का कि अगर तुमने ऑस्ट्रेलिया वाला ले लिया तो फिर साथ में नोट भी दे दो बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए कि अगर इसका रेसिडेंट कंट्रोल इंडिया का होता तो फिर HUF इंडिया का बन जाता, लेकिन HUF आर नॉर होता क्योंकि मिस्टर ई का रेसिडेंशियल स्टेटस में वो आर नॉर। ठीक है, समझे? बस इतना सा, कितना इजी क्वेश्चन, मैंने वो करने के बाद ये इजी रहेगा। बोलो सर, आप लोग भी थोड़ा हाँ ना क्या कू कर दो। है सर। यस सर। थैंक यू। कुछ भी बोल देता। चलो, स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स इंसिडेंस हेडिंग करो। टोटल इनकम एंड टैक्स इंसिडेंस, या सिंपल हेडिंग कर दो टैक्स इंसिडेंस तो भी चलेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सारा खेल समझने का एक कॉमन तरीका है। क्या कॉमन तरीका है? हेडिंग करो ROR, हेडिंग करो R नॉर और हेडिंग करो NR। ROR, R नॉर, NR। सर ROR में लिखो आप, अच्छा इस तीनों को पार्टीशन कर दो, ऑप्शनल है बट करोगे तो अच्छा रहेगा। क्यों बता दें क्यों अच्छा रहेगा, समझाते हैं। सर ROR ग्लोबल इनकम पे टैक्स देता है, हाँ ऑब्वियसली ROR ग्लोबल इनकम पे टैक्स देता है। टैक्स मैंने क्या लिखा, टैक्स इंसिडेंस, ठीक है, या फिर आप ऐसे जोड़ दो स्कोप ऑफ टोटल इनकम, माने आप जो इनकम करोगे
आपका टैक्स इंसिडेंस क्या होगा एज पर योर रेसिडेंशियल स्टेटस। अगर कोई आरओआर निकलता है तो वो ग्लोबल इनकम पे टैक्स देगा। यानी दुनिया में किसी भी कोने में कहीं से भी कुछ भी कमा लो, अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस आरओआर निकलता है, कोई फॉरेनर है उसका आरओआर निकलता है, जो भी हो, उसको इंडिया में टैक्स देना। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो फॉरेन से कमा रहे तो उसका टैक्स भी इंडिया में देगा। माने कॉन्सेप्ट इज दैट कि इंडिया का जो भी इनकम रहेगा उसके ऊपर तो इंडियन गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगा ही करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो और साथ में अगर वो आरओआर है, आरओआर के केस में झमेला है, वो दुनिया में कहीं पर भी कमाए इंडिया से, इंडिया में उसको पूरा ही टैक्स देना पड़ेगा। इवन फॉरेन इनकम में भी उसको टैक्स देना पड़ सकता है, क्योंकि वो आरओआर है। इसलिए लिख दे ग्लोबल इनकम पे टैक्स देगा, ग्लोबल इनकम पे टैक्स देगा। कहीं से कुछ भी कमाए इंडिया में टैक्स देने का लायबिलिटी बन जाता है। हाँ, अब गवर्नमेंट किसी चीज में कोई स्पेशल छूट देगा वो अलग बात है, बट ग्लोबल इनकम पे आरओआर को टैक्स देना पड़ता है। बट अगर आप आर नॉर हो, ठीक है, मैंने ऐसे रेसिडेंट हो पर ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो, तो आपके केस में कुछ रूल बन जाता है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, लिखो, जो लैंग्वेज लिखूंगा ये लैंग्वेज को ध्यान में देना। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, सेकंड लिखना इनकम डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया। थर्ड देना इनकम एक्रू एंड अराइज इन इंडिया। नेक्स्ट लेना इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, और अराइज इन इंडिया। और लास्ट में एक देना बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। अब इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, एक हिंदी गाना से याद रख सकते हो, रखना चाहो तो रखो, नहीं तो क्या है, मैं तो बोल दूंगा। पुराने जमाने में एक मूवी बना था, मनोज कुमार बोल के एक बहुत फेमस हीरो था, शायद आपको नहीं पता है, माँ बाबा को पूछोगे तो उनको पता होगा। मनोज कुमार, दिलीप कुमार ऐसे होते हैं ना, दिलीप कुमार, मनोज कुमार। मनोज कुमार दिलीप कुमार से भी पुराना है, ब्लैक एंड व्हाइट जमाने का बात करो, 1950-55 साल का बात करो। तो उस टाइम पे एक मूवी बना था, मूवी में एक गाना था, गाना बहुत पॉपुलर है, आप भी सुने होंगे। मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरी देश की धरती। ठीक है, आई थिंक मिस्टर इंडिया मूवी का गाना हो सकता है। मिस्टर इंडिया नहीं, सॉरी, मिस्टर इंडिया नहीं, सॉरी, मिस्टर इंडिया तो अनिल कपूर का है, बाद में बना वो क्या, मदर इंडिया में भी, पता नहीं मुझे भूल गया, लेकिन गाना तो मुझे याद है कि मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरी देश की धरती। अभी गाने से इसका क्या कॉन्सेप्ट है सर? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, देश की धरती। इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया, डीम टू रिसीव माने रिसीव हुआ नहीं है, हो सकता है या होगा, मान लेंगे, मेरी देश की धरती। इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया माने इनकम ड्यू इंडिया से हुआ है, अराइज इंडिया से हुआ है, तो मेरी देश की धरती। इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, मेरी देश की धरती। एंड बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, मेरी देश की धरती। तो जो मेरी देश की धरती को जोड़ के जो भी इनकम कनेक्ट होगा, अगर आप आर नॉर हो तो आपको इंडिया में तो टैक्स देना ही पड़ेगा। अगर आपका इनकम इंडिया के कनेक्टेड नहीं है, आप आर नॉर हो, तो फिर आप इंडिया में टैक्स मत दो। लेकिन अगर इंडिया कनेक्शन है, इंडिया रिसीव्ड है, इंडिया डीम्ड है, इंडिया एक्रूअराइज है, इंडिया डीम टू एक्रूअराइज है, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है, यू हैव टू पे टैक्स इन इंडिया।
इवन अगर आप नॉन रेसिडेंट भी हो, ये राइट इधर भी दे दो। अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, ये राइट इधर भी दे दो। हाँ, सिर्फ बिजनेस कनेक्शन को छोड़ के, सिर्फ बिजनेस कनेक्शन को छोड़ के। अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो जब जब देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती होगा, तब तक आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ सकता है। नॉन रेसिडेंट के केस में भी है सेम टू सेम। लेकिन अगर बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट को उसमें टैक्स देने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन अगर डीम टू रिसीव, डीम टू एक्रू इस तरह का केस होगा तो नॉन रेसिडेंट को भी इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। अगर बिजनेस इंडियाते আছে মানে ইনকামটা রিসিভ কোথায় করছে, इनकम एक्रू কোথায় হচ্ছে, नहीं उसका क्वेश्चन का जवाब इस लाइन में है। अगर इंडिया, जैसे सवाल शिल्पा ने अच्छा सवाल किया, शिल्पा का सवाल है कि अगर कोई बाहर रहते हैं उसका इंडिया में बिजनेस है, तो ये तो मतलब सीधा सीधा बात है कि तुम बाहर रहते हो, तुम्हारा बिजनेस इंडिया में है, तो तुम्हारा बिजनेस रिसीव, इनकम रिसीव कहाँ हो रहा है, इंडिया में। इनकम एक्रू कहाँ हो रहा है, इंडिया में। इनकम डीम टू एक्रूअलाइज कहाँ हो रहा है, इंडिया में। अगर माना कि तुम बाहर रहते हो और तुम्हारा इंडिया में कोई बिजनेस नहीं है, बिजनेस कनेक्शन का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट दिन बात करेंगे सर, ठीक है, कि इनका बिजनेस कनेक्शन क्या चीज होता है, ठीक है, ये चीज बताना पड़ेगा। नहीं बताएंगे तो एग्जाम में कुछ भी सवाल करेगा तो आप गलत जवाब देके आ जाओ। सवाल तो करता है, किस क्वेश्चन के अंदर छुपा रहेगा किसी को नहीं पता। सो मैं तो छोड़ूंगा नहीं, और एक क्लास में रेसिडेंशियल स्टेटस हो जाएगा। रेसिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट हो जाने से बस आप लोगों को क्या करना है, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मैं आप लोगों को भर भर के रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन दे दूंगा, जितना डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। मैं कराने के टाइम पे डिफिकल्टीज में ही ज्यादा ध्यान देता हूँ ताकि इजी चीज झमेला ना करे, बट फिर भी करने के टाइम पे थोड़ा इस पे और भी टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, नेक्स्ट दिन करवाऊंगा। मानो कि आपको ना अलग अलग नाम से दे देगा, यहाँ से इतना इनकम हुआ है, वहां से इतना इनकम हुआ है, तो कौन सा इनकम को लेना है और कौन सा इनकम को छोड़ना है, ये सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है। मैं दिखाता हूँ आपको, दिखा देता हूँ, नेक्स्ट दिन सॉल्व करवाऊंगा, रुको। एग्जाम का बहुत ही पॉपुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन होते हैं कि आपको ना बस अलग अलग टाइप का इनकम बता देगा। कुछ इस तरह का बोल सकते हो, इस तरह का, डिविडेंड फ्रॉम ए जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन जापान, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंडन डिपॉजिटेड इन ए बैंक इन लंडन, लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया थ्रू अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल्स, डिविडेंड फ्रॉम आरपी लिमिटेड एन इंडियन कंपनी, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी। ये जो खेल है, आपको इसी खेल में एक्चुअली वही चीज समझना पड़ेगा। और अगर आप आरओआर हो तो क्या होगा, अगर आप आर नॉर हो तो क्या होगा, अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो क्या होगा। कहानी ये है सर, ये जो आपको मैं अभी बता रहा था, ये कहानी का खेल इसी में। इस चीज को घर पे ट्राई करना, ले लो स्क्रीनशॉट या फोटो ले लो ना, ওটা শর্টটা, ওটাতে পাবেন। ये वाला क्वेश्चन घर पे ट्राई करना। अच्छा ये पर्टिकुलर्स भी ले लो, रुको और एक बार देना पड़ेगा बट, हाँ छोटा करते हैं। नहीं तो मैं बाद में स्क्रीनशॉट, अगर किसी को ठीक से, हाँ इसको घर पे ट्राई करना। ये जो अभी मैं दिखा ना स्कोप ऑफ टोटल इनकम, उसी के बेसिस में ये चीज, देखते हैं किसका कितना सही होता है, ठीक है। बस इतना ही दे रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में बाकी और जो टॉपिक कंप्लीट करा के फिर सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे, और रेसिडेंशियल स्टेटस में मेरे को बोलने लायक कुछ नहीं रहेगा, ठीक है सर। बाय फिर, बाय सर। बाय सर, टाटा, बाय सर। बाय सर, बाय सर। बाय सर, ओके सर, बाय।